चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये सांसदीय क्षेत्र है बनारस में इस समय चुनावी अखाड़ा जो सजा है वहाँ पे तमाम लोग अब आना शुरू कर दिए, चाहे इंडिया गठबंधन के हो लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इस बार के जो चुनाव की जो सरगर्मी है बिल्कुल एकदम किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार होने क्या जा रहा है। संजीव जी, जो आज के ये जो समय चल रहा है, तापमान भी इतना बढ़ गया है कि लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है और चुनाव की जो सरगर्मी है वो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, किस तरीके से आकलन आप कर रहे हैं? देखिए, जनता ने इस जो दंभकारी अहंकारी जो फासिस्ट सरकार है देखा कि जब बड़े बड़े नेताओं को अकारण और देश के दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केवल अपनी गुंडागर्दी से, अपनी सत्ता की तानाशाही से जेल भेजने का काम किया, तो एक जो हिंदुस्तान में जो निचले तबके का व्यक्ति है वो डरा हुआ है, वो इसलिए सड़कों पर आके प्रतिकार नहीं करता। और बिल्कुल आपने सही कहा कि लड़ाई वहीं से शुरू हो गई थी जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पदयात्राएं शुरू की और उस पदयात्राओं के दौरान लाखों लोग मिले और उन लाखों लोगों से मिलने पे जो हमारा न्याय पत्र 5 न्याय को लेकर के युवा, नारी, किसान, श्रमिक और भागीदारी इसको लेकर के बना, इसकी चर्चाएं स्वयं प्रधानमंत्री जी ने करना शुरू कर दिया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आज तक इतना मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का किसी ने नहीं पढ़ा जितना प्रधानमंत्री जी ने पढ़वाया। अपने मुद्दे थे नहीं, दूसरे उस पे से उनके नेता, चाहे दिया कुमारी रही हों, चाहे ज्योति मिर्धा रही हों, चाहे लल्लू सिंह रहे हों, चाहे अनंत हेगड़े, ऐसे तमाम नेता जो सत्ता के अहंकार में बोलने लगे कि अब की बार 400 पार, 370 पार, तो लोगों के मन में सवाल जाने लगा कि भाई 303 तो पिछली बार दिया और 350 किलो RDX कैसे आया, बता नहीं पाए। और आपके ही पूर्व गवर्नर उन्होंने सतपाल मलिक साहब ने बताया, तो आप 400 पार क्या करना चाहते हो? निश्चित था कि इस 400 पार से उनके जो नेता और स्वयं उसके पीछे संघ भी खड़ा था, उसको चिढ़ थी इस देश के संविधान से पिछले 75 सालों से। क्योंकि जिस दिन इस देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा जब यहाँ देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसके चौथे दिन संघ की मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने कहा ये तो कई देशों का संविधान मिला के बहुत खराब संविधान है, बेकार संविधान है, इससे हिंदुस्तान का उत्थान नहीं होगा, हिंदुस्तान का उत्थान होगा तो मनुस्मृति से। तब से लेकर संघ आज तक विरोध करता रहा और उसमें मुख्य रूप से आरक्षण, क्योंकि आरक्षण जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, आदिवासी समाज है और सामान्य वर्ग में भी जो बहुत से लोग कह लीजिए कि उस रेस में पीछे रह गए हैं, उनको बराबरी का दर्जा देता है। और इसको लेकर के इन्होंने आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही। और स्वयं हमारी बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पे उनका एक लेख है, आप कभी खोल के देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आरक्षण के बारे में सीधे बहुत छोटी टिप्पणियाँ की हैं, छोटे स्तर की, तो वो मंशा बताता है। ये मैसेज हिंदुस्तान के सभी वर्गों में गया, सामान्य से, दलित से, पिछड़ा से, आदिवासी से, सब में गया कि साहब ये तो संविधान ही बदलेंगे। और ये वही लोग हैं जो बारी बारी कहते हैं कि हम आएंगे तो हिंदू राष्ट्र करेंगे, फलाना। अरे जो लोग सरदार पटेल को कथित रूप से आज मानने का काम करते हैं, सरदार पटेल ने क्या कहा था जब उस समय के नेता हुआ करते थे संघ के गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता हुए बाद में, पहले वो भी हिंदू महासभा में थे, तब सरदार पटेल ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले एक पागलपन है ये, क्योंकि हिंदुस्तान विविध संस्कृतियों का और विविध तरह के संस्कारों का देश है, ये नहीं हो सकता। और वही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आज ये जो चीज़ें बदलाव की दिख रही हैं, पहले चरण से प्रधानमंत्री जी अपनी माँ से मर्यादा भूल चुके। वो मीट, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र और आते आते मुजरा पे आ गए। देश की आधी आबादी को प्रधानमंत्री गाली दे रहे हैं। और गाली कैसे नहीं दे रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर इतने सज्जन होते, इतनी मर्यादित ढंग से बात करने वाले होते तो मणिपुर की बहनों के बारे में बात करते, पहलवान बेटियों पे बात करते, BHU में गैंग रेप पीड़िता से मिलने की बात करते। बताइए संजीव जी, जिस तरीके से ये जो राजनीति अब देखा जा रहा है आरक्षण और संविधान के इर्द गिर्द घूम रहा है, लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हुई कि हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, अब क्या वही मंचों से कहा जा रहा है कि नहीं,
हम इसके चौकीदार हैं, हम इसको बदलने के लिए इरादे में नहीं हैं। बहुत सारी बातें कहना शुरू कर दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए या उनके जो शीर्ष नेतृत्व हुए। तो क्या अब लगता है कि अब ये संविधान और आरक्षण तक ही अब राजनीति ये लोग करने में जुटे हैं या कुछ और नया करेंगे? देखिए, ये चौकीदार तो कतई नहीं है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। कई आपने देखा कि जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनको विकलांग बना रखा है। आज चुनाव आयोग कहाँ है? बनारस की सड़कों पे देखिए, चुनाव आयोग का खुला उल्लंघन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कभी बोले, चुनाव आयोग कभी बोला? दूसरी तरफ किस बात के चौकीदार? 22 साल का नौजवान अग्निवीर बना करके आप उसको रिटायर कर दोगे, उसके सामने सपने हैं, बहन की शादी करनी है, पिता के बुढ़ापे की लाठी बननी है, घर का खर्चा देखना है। एक बेटा अपने बाप के सामने रिटायर हो जाएगा और देश का प्रधानमंत्री 74 साल की उम्र में कहता है कि 5 साल का मौका और दे दो। ये अन्यायपूर्ण है, ये नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आज बताइए, इनके मैनिफेस्टो में, आप तो एक सज्जन पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं अग्निपथ के बारे में चर्चा किया? नहीं ना। तो आज जब हिंदुस्तान में जो सेना में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां निकलती हैं, इस देश का नौजवान केवल जाएगा, उसको शहादत का दर्जा भी न मिले, वो शहीद भी नहीं कहा जा सकता, और 4 साल बाद निकलेगा तो कहाँ जाएगा? तो ये अगर वास्तव में इस देश के नौजवानों के प्रति वफादार होते तो मैं मानता। इसलिए अग्निवीर को हम तत्काल समाप्त करेंगे। किसानों को लेकर के 700 से ज़्यादा किसान मर गया। मोहन सराय, करना डांडी, आपके कैमरे गवाह हैं कि जबरन जमीन कब्जा करने पर महिला किसानों को पुरुष पुलिस वालों ने मार करके नाक की हड्डी तोड़ दी, सिर फोड़ दिया, और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में उन किसानों के लिए नहीं बोला। यहीं पे BHU में गैंगरेप हुआ, उस बेटी के प्रति यहाँ पे आते तमिल संगमम करते हैं। 17 में बेटियाँ बैठी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रास्ता मोड़ के चले गए। तो ये लोग कहीं किसी के प्रति चौकीदार नहीं हैं। हाँ, चौकीदार हैं अपने उद्योगपति मित्रों के, उनकी पूंजी को बढ़ाने के लिए। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, सरगर्मी लगातार, सारे नेता यहाँ पे आ चुके हैं और लगातार चाहे पार्क हो चाहे गली हो, कोई गली छूट नहीं रही है, और एक प्रधानमंत्री का लेटर भी लोग पढ़वा रहे हैं कि देखिए अब प्रधानमंत्री जी आप लोगों के लिए सौगात भेजिए। प्रधानमंत्री जी से मैं उम्मीद करता था कि BHU IT गैंग, माफ़ कीजिएगा, जो भाजपा IT सेल के इनके पदाधिकारियों ने जो BHU IT की बेटी का गैंगरेप किया, प्रधानमंत्री जी शर्मिंदा होकर उस पर पत्र लिखेंगे। मैं ये सोचा करता था कि 2017 में यौन शोषण की पीड़ित बच्चियां जब सड़कों पे थी, प्रधानमंत्री जी किसी कारणवश रास्ता मोड़ के चले गए, मुख्यमंत्री जी, और आधी रात को वही कुलपति जो आज भाजपा का प्रचारक बना GC त्रिपाठी, लाठियों से पीटा और बेटियां BHU की सड़कों से लेके, घाटों से लेके कैंट तक करती रहीं। तब मैं सोचता था कि प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखेंगे। मैं तब सोचता था जब उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में करना डांडी और बैरवन के किसान बुरी तरह से मारे गए थे, घर तोड़ दिए गए थे, बुलडोजर चलाया गया था, तब मैं सोचता था प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखेंगे। यहाँ का बुनकर जिसकी सब्सिडी छीन ली गई और आज 1.5 लाख बुनकर बनारस छोड़ के चला गया, खून तक बेचा, आज बुनकरी ने टोटो चलाने पर बाध्य है, तब मैं सोचता था कि प्रधानमंत्री जी उस बुनकर को चिट्ठी लिखेंगे। यहाँ का नाविक समाज जिसकी 2 महीने बाद उसकी नावें बंद हो जाएंगी और उद्योगपति मित्रों का क्रूज 1000 रुपये में लोगों को लूटेगा, तब मैं सोचता था कि नाविक समाज के लिए वो चिट्ठी लिखेंगे। मैं तब सोचता था जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने गंगा को देश की सबसे प्रदूषित नदी कहा, तमाम गंगाविदों ने विरोध किया था जब सीना चीर करके वहाँ पे स्वेज नहर बना रहे थे, तब मैं सोचता था कि प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांगेंगे। ये प्रधानमंत्री जी चिट्ठी आज इसलिए लिख रहे हैं कि बनारस की वो प्रभु जनता जिसने बनारस में 7 भारत रत्न दिए हैं, जिस बनारस ने प्रधानमंत्री दिया है, जिस बनारस ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिया है, उस बनारस के लोग नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हराने जा रहे हैं। और आपको बहुत बड़ी बात कह दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी बनाम देश की जनता, बनारस की जनता चुनाव लड़ रही है। कोई पार्टी का नेता भले ही उसके सामने विकल्प है, लेकिन भारत की बनारस की जनता इस सत्ता को हराने जा रही है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे संजीव जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।